हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, लेट्स बिगिन। हमारा जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है बैकग्राउंड टू द इमरजेंसी, कि इमरजेंसी लगने से पहले इस देश में हालात क्या थे। तो देखते हैं क्या हालात थे। इंदिरा गांधी इमेज, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रुको, मैंने एक स्लाइड बना रखी है इसके लिए। हमारा पॉइंट आता है सबसे पहले इंदिरा गांधीज इमेज। ओके, तो अगर आपको याद होगा कि 1966 में जैसे ही हमारी 1965 वाली इंडो पाकिस्तान वॉर एंड हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने। ठीक है, मगर उनकी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, जिसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मगर इंदिरा गांधी जी ने क्या प्रॉब्लम फेस करी कि उनके ऊपर सिंडिकेट की तरफ से बहुत प्रेशर आता था कि आप ये करो, ये ना करो, वो करो, या फिर कुछ भी ना करो। तो इन्होंने क्या किया कि 1969 में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ अलग हो गए। फिर इन्होंने अपनी इमेज पे ध्यान दिया। ठीक है, नेशनलाइज करे बैंक, प्रीवी पर्स को हटाया और 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर को एंड किया। मैं लिख देता हूँ कि कैसे इनकी इमेज पहले बढ़ी। 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, 1971 इंडो पाक वॉर और प्रीवी पर्स, ये तीन चीज़ें करके इनकी इमेज को क्या मिला, बूस्ट मिला। 1971 वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हमने पाकिस्तान को हराया तो इनको एज एन आयरन लेडी देखना शुरू कर दिया लोगों ने कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो इनकी इमेज में एक बूस्ट आया। मगर एक चीज़ ना ऐसी जब भी होता है कि जब एक लीडर को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया जाता है, तो लीडर वो जो भी हो, बेशक वो इंदिरा गांधी हो या फिर कोई भी हो, वो लीडर सारी पावर ना अपने हाथ में कैप्चर करना चाहता है। वो सोचता है कि सारी पावर कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से छोड़ के अपने हाथ में लाना शुरू कर दे। और यही यहाँ पे भी हुआ। इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती गई और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते गए। ठीक है, ये बैकग्राउंड टू द इमरजेंसी का पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज पार्टी कॉम्पिटिशन। अब पार्टी कंपटीशन, अब इंदिरा गांधी जी 1966 से लेके 1975 तक, जब तक इमरजेंसी नहीं लगाई, तब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे वो, और तब तक 10 साल हो गए। तो पार्टी कंपटीशन जो होता है वो धीरे धीरे करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया कि उनकी पार्टी में भी, विद इन दी पार्टी भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सॉरी। और आउटसाइड दी पार्टी जैसे जेपी नारायण जी और ये कांग्रेस ओ जो बनी थी वो, और भारतीय लोकदल, ऐसी अपोजिशन पार्टी भी धीरे धीरे करके यूनाइट होने लगे ताकि वो इंदिरा गांधी जी को यूनाइट होकर टक्कर दे सके। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। अगर आपको पता ही होगा, अगर ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हो तो आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपको सिखाता हूँ। रुको, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी वाला पॉइंट लिखना कैसे, आगे पॉइंट भी है मगर फिर भी एक थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, सॉरी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गन्स तीन होते हैं। पता ही होगा आपको, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारे तीन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में अब रिफ्ट कैसे हुआ। अब एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसे ऑर्डर लिए, जैसे कि मान लो आर्टिकल 31 को रिलेटेड एक ऑर्डर था कि रुको मैं आपको इसको अच्छे वर्ड्स में समझाता हूँ ताकि एक ही बारे में आपको क्लियर हो जाए। अब एग्जीक्यूटिव चाहता था कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को धीरे धीरे करके लैंड मिले। हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि इंदिरा गांधी जी या फिर ये जो कांग्रेस के लीडर्स थे, अर्ली लीडर्स थे, ये लैंड रिफॉर्म को बहुत पुश करते थे कि जो अमीर लोग हैं, मान लो अगर आप पे 50 एकर्स ऑफ लैंड है तो 20 एकर्स ऑफ लैंड पे सीलिंग लगा देंगे कि 21 के बाद जितने भी लैंड होगी ना वो आप गवर्नमेंट को दोगे और गवर्नमेंट उसको गरीबों में बांट देगी। मान लो एक एक एकड़ 20 या 30 गरीबों में बांट देगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ने इसी डायरेक्शन में कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में या फिर गवर्नमेंट किसी की भी लैंड ले सकती है, इसी डायरेक्शन में
2-3 ऑर्डर्स पास किए, मगर जुडिशरी में आईसी गोलकनाथ केस, आगे मैं मेंशन करूंगा जब ये पॉइंट आएगा, तो एक इंसान ने आईसी गोलकनाथ केस बहुत ही फेमस केस है, वो पंजाब के फार्मर थे, उन्होंने केस कर दिया, उनकी 500 एकर्स ऑफ लैंड थी, उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट वर्सेस पंजाब केस होता है, वहाँ पे ये आर्ग्यू किया कि तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये तो मान लो उनकी ही प्रॉपर्टी उनसे ज़बरदस्ती ली जा रही है। तो इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है और ऐसे गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ऐसे जो एग्जीक्यूटिव है, जो इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट है, उनको लगा कि जुडिशरी उनको उनका काम नहीं करने दे रही, उन्होंने ऐसे 2-3 ऑर्डर्स और पास किए और जुडिशरी ने वो 2-3 ऑर्डर स्ट्रक डाउन कर दिए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी अलग होने लगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इंदिरा गांधी की इमेज पावरफुल होने लगी, उन्होंने धीरे धीरे करके पावर सेंट्रलाइज करनी शुरू करी, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो था हमारा वो ये था कि पार्टी कंपटीशन बढ़ने लगा धीरे धीरे करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी अलग अलग होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि पार्टी बिकमिंग पर्सनलाइज्ड एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी चेंज इनटू पर्सनल अथॉरिटी। ये मैंने आपको इंदिरा गांधी इमेज में ही समझा दिया कि जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा सेंट्रलाइज होना शुरू होती है, एक लीडर बहुत पॉपुलर होना शुरू होता है, ये हमेशा से पूरी हिस्ट्री में रहा है, वो लीडर धीरे धीरे करके ऑटोक्रेटिक बनना शुरू हो जाता है, वो अपने कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बगैर डिसीजन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। आई होप आपको बैकग्राउंड टू दी इमरजेंसी क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1975 की इमरजेंसी से पहले क्या क्या चल रहा था। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की इमेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह पेश की जा रही थी और पेश हो रही थी लोगों के आगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके ऑटोक्रेटिक बन रही थी, ठीक है। सेकेंड इज पार्टी कंपटीशन बहुत रिफ्ट हो रहा था, विद इन दी पार्टी भी कुछ लोग उन्हें देख के खुश नहीं थे और आउटसाइड पार्टी भी एक साथ कोलिजन में आ रहे थे कि हम इंदिरा गांधी को मिलके हरा देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के कुछ ऑर्डर्स जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिए थे, जिसकी वजह से दोनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में रिफ्ट होना शुरू हो गया। फोर्थ, वही पहले पॉइंट का एक्सटेंडेड वर्जन कि पार्टी धीरे धीरे करके उनकी पर्सनलाइज होने लगी, कांग्रेस को लोग इंदिरा गांधी की वजह से जानने लगे और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है वो उनकी पर्सनल अथॉरिटी बनना शुरू हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर से देख लेना। अब हम समझते हैं कि किस कंटेक्स्ट में ये इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है। इसके 4-5 कंटेक्स्ट है। सबसे पहले इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कि देश में इकोनॉमिकली क्या हो रहा था। आज भी ये चीज़ आप, अगर लोगों के पास खाने को खाना और पीने के लिए पानी नहीं होगा और शेल्टर नहीं होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि लोग अपनी सरकार से नाखुश होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा चीज़ है उसने इकोनॉमिक कंटेस्ट तो फॉर श्योर मेंशन करना आप, ठीक है। सबसे पहला इज इकोनॉमिक कंटेस्ट, सेकंड इज गुजरात और बिहार मूवमेंट, थर्ड इज रेलवे स्ट्राइक और फोर्थ इज कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ज़्यादा लोड मत लो, एक एक करके समझेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। आ जाते हैं, सबसे पहला है इकोनॉमिक कंटेस्ट। ये पॉइंट्स एक बार देख लो, मैं आपको एक एक करके इनको इतना इजी समझाऊंगा कि आपके दिमाग में ये बिल्कुल छप जाएंगे। 1971 इलेक्शंस, गरीबी हटाओ, बांग्लादेश क्राइसिस, 8 मिलियन रिफ्यूजीज, वॉर विद पाकिस्तान यूएसए, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, इन्फ्लेशन प्राइसेस इंक्रीज बाय 23%, 30%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट फ्रोज सैलरीज, मॉनसून फेल्ड, इसकी स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी, मॉनसून फेल्ड, 1972-1973, फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मोस्ट। कुछ नहीं है ये पॉइंट्स में से अगर आप 4-5 पॉइंट अपने आंसर में मेंशन कर दोगे तो आपको फुल आंसर नंबर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए। अब इनमें से आपको याद क्या करना है। सबसे पहला, गरीबी हटाओ का जो इंदिरा गांधी ने दिया था वो कब दिया था, 1971 में। बांग्लादेश क्राइसिस से कितने रिफ्यूजी आए थे, 8 मिलियन आए थे, ये याद रख लेना, CUT UG में भी आपके लिए काम आएगा, ठीक है। प्राइसेस कितने इंक्रीज हुए थे, 1973 में 23% इंक्रीज हुए थे, 74 में 30%। मान लो कोई चीज़ आप 10 रुपये की ले रहे हो, 1974 में वो 13 रुपये की बन गई और 10 की चीज़ पहले 12.3 की बन गई, 12.3 का 30% लगभग 16 रुपये की बन गई है 1974 में। अब ये इन्फ्लेशन देखो कितना 5-6 रुपये का इंक्रीज़,
तो लोग गुस्सा नहीं होंगे। अब 100 की चीज़ 150 में मिलेगी तो लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी याद रख लेना। और मॉनसून कब फेल हुआ था, 1972-73 में। फूड ग्रेन आउटपुट कितनी डिक्लाइन हुई, 8%। ये 5 पॉइंट मेरे कहने पे याद कर लेना, ठीक है। ये मैंने यहाँ भी दे रखा है। कब, व्हेन वॉज गरीबी हटाओ आंदोलन गिवन, 1971 इलेक्शंस, बाय होम, इंदिरा गांधी। IG लिख देता हूँ। हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड, 8 मिलियन, ठीक है। हाउ मच प्राइस इंक्रीज ड्यूरिंग अर्ली 1970s, पहले हुआ 23%, फिर हुआ 30%, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइंड इन 1970s, 8%। मान लो अगर पहले 100 kg प्रोड्यूस हो रहा था, 92 kg प्रोड्यूस होने लग गया। अभी जो 8 का जो ये डिक्लाइन आया है, इसको कहीं ना कहीं तो पूरा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट लेना पड़ा। इंपोर्ट लेना पड़ा तो जो ये प्राइसेस में इंक्रीज है, ये और इंक्रीज हुआ, ठीक है। कुछ नहीं है, एक एक करके समझते हैं इनको, ठीक है। बहुत सिंपल है। इरेजर, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। चलो, सबसे पहला इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम इजी भाषा में समझें तो किसी भी प्राइस, किसी भी गुड्स का प्राइस जो इंक्रीज होता है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अभी जैसे ये ऑयल क्राइसिस आए थे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वाली क्राइसिस आए थे, आपने देखा हो कि कैसे ऑयल ही सारी चीज़ों का बेस है। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो खाने का प्राइस बढ़ेगा, खाने का प्राइस बढ़ेगा तो और बेसिक कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा। ये स्पाइरल चलता है कि ऑयल से सारी चीज़ें रिलेटेड है। और उस 1970s में, 1972, 1973 में सॉरी, गल्फ में फिर से क्राइसिस, जैसे अभी का जो सिनेरियो ना, सेम ऐसे वहाँ पे वॉर हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट कम कर दिया। और हमारे यहाँ पे हम ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो जिसकी वजह से हमें और महंगे प्राइसेस पे दूसरे देश से ऑयल लेना पड़ा। एट दी एंड भुगतेगा कौन, आम इंसान भुगतेगा, जिसकी वजह से जो हमारे बेसिक कमोडिटीज़ के प्राइस है, खाने पीने के प्राइसेस है, वो बढ़ने लगे, गरीब इंसान को रहने में दिक्कत आने लगी, ठीक है। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे कनेक्टेड हैं, एक एक करके जोड़ते जाना। अनएम्प्लॉयमेंट, अब हमने इन्फ्लेशन देखा कि कैसे गरीब इंसान को अपनी बेसिक चीज़ें लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरी, अब वो जो 100-200 रुपये कमा रहा है पर डे के गरीब इंसान, अब उसको नौकरी भी नहीं मिल रही। अब वो 100-200 रुपये का जो खाना खा रहा था वो भी नहीं खा पाएगा। और 100-200 का खाना पहले ही 400 रुपये का हो गया, तो समझ रहे हो एक इंसान कितनी तरफ से पिस रहा है। पहले जो 100 का खाना था वो 200 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आधा खाना खा लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, वो 100 रुपये तक नहीं कमा पा रहा ताकि वो 100 रुपये का खाना ले पाए, समझ गए। तो लोग और नाराज़ थे। ग्रेजुएट्स अपनी यूनिवर्सिटी से पास हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो कमाएंगे कैसे। इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, वो अपनी फैमिली पे एज अ बोझ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है बांग्लादेश क्राइसिस का। अब इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी तरफ से, स्ट्रेन, ठीक है, और दूसरा है रिफ्यूजीज। ठीक, अब बांग्लादेश क्राइसिस से 2 इफेक्ट हुए मेजर। अब किसी भी वॉर में हमारा देश जाता है ना, तो हमारी रिसोर्सेज जो लोगों में बंटनी चाहिए थी वो इकट्ठा होके बॉर्डर्स पे चले जाते हैं कि हमारा देश वॉर ना हार जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो, अब मान लो आपको इजी समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपके पास 100 चीज़ है, ठीक है, अब वॉर हो गई, अब आपको वॉर के चक्कर में 50 चीज़ बॉर्डर पे भेजनी पड़ी, अब आप पे बची है 50। अब आपको ये 50 चीज़ उन लोगों को बांटनी है जिनको 100 लगती है, समझ रहे हो। अब कोई इंसान 100 कंज्यूम कर रहा है, मगर आपको उनको देने के लिए 50 है, तो बाकी 50 कहाँ जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे आपसे कि आप हमें नहीं दे रहे हो और बाकी 50 को दे रहे हो। तो यही हुआ कि जो रिसोर्सेज पूरे देश में बढ़ती थी, वो रिसोर्सेज कट के बॉर्डर्स पे चली गई ताकि हमारा ये जो वॉर है हम ना हार जाएं।
जिसकी वजह से वो जो 50 रिसोर्सेज बची थी उनके लिए लोग लड़ने लग गए, जिसकी वजह से इसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वही इन्फ्लेशन आ गई वापस से। ठीक है, सेकंड इज रिफ्यूजी। अब मान लो 50 ये जो हम रिसोर्सेज बचा के बैठे हैं जिनका प्राइस बढ़ गया है, ये पहले बढ़ता था 100 लोगों में, ठीक है, ये रिफ्यूजी और आ गए, ये 8 मिलियन रिफ्यूजी और आ गए, ये अब 108 हो गए। पहले 100 लोगों पे 100 खाना था, अब 50 लोगों पे 108 खाने लोग हैं खाने वाले। ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं, सिंपल समझते हैं। हमारे देश के अंदर और लोग जुड़ गए, 8 मिलियन और लोग जुड़ गए, जिनको अब हमारे साथ compete करना है इन रिसोर्सेज के लिए जो पहले से ही कम है। ठीक है, वॉर की वजह से रिसोर्सेज भी कम हो गए, वॉर की वजह से लोग और जुड़ गए और उन कम रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा लोग अब लड़ने लग गए। ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस से दो आए, एक तो इकोनॉमिक भी स्ट्रेंट हो गया, ऊपर से रिफ्यूजी भी आ गए। और क्या पॉइंट थे, और पॉइंट थे यूएसए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, गवर्नमेंट फॉर सैलरीज और मार्क्सिस्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारा उस टाइम पे 1965 का आपको याद होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों था कि हम किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं रहने चाहते थे एग्रीकल्चरल आउटपुट्स के लिए, एग्रीकल्चरल डिमांड्स के लिए। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जय जवान जय किसान, जवान लड़ेगा और किसान पैदा करेगा खाना। ठीक है, अब यूएसए उस टाइम पे ना, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल एकदम तो नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ, तब यूएसए हमें कुछ ग्रेन देता था कि लो इतने 1000 क्विंटल, इतने टन खाना आप रखो, सब्सिडी प्राइसेस पे या फ्री में, ये मुझे नहीं पता, मगर देता था। ठीक है, तो यूएसए को लगा कि इन्होंने, पाकिस्तान यूएसए का बहुत अच्छा एलाय था उस टाइम पे। ठीक है, उसने सीटो सेंटो ज्वाइन कर रखा था, तो पाकिस्तान और यूएसए की अच्छी बनती थी और इंडिया और यूएसए की नहीं बनती थी, मगर इंडिया यूएसए फिर भी हमें ग्रेन्स देता था। मगर यूएसए को लगा इसने मेरे अलाय पाकिस्तान को हरा दिया, तो मैं अब इसका खाना बंद कर दूंगा, तो यूएसए ने हमारा खाना बंद कर दिया। फिर वही आ जाता है घूम फिर के बाद, इन्फ्लेशन फिर बढ़ गया, कम रिसोर्सेज पे ज़्यादा लोग हो गए। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब मान लो हमारे देश की इंडस्ट्रीज कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर वॉर के चक्कर में उन इंडस्ट्रीज का आउटपुट कम हो गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है रॉ मटेरियल महंगा हो गया, उनकी डिमांड कम हो गई। अब मान, इजी समझ से, थोड़ी इकोनॉमिक्स है इसके अंदर मगर ईजी है। अब मान लो कोई इंडस्ट्री 10 रुपये की चीज़ लेती है, उसको प्रोसेस करके 20 रुपये की बेच देती है। ठीक है, तो 20 रुपये की लोग खरीद लेते हैं। अब महंगाई के चक्कर में वो चीज़ 15 रुपये की आ गई, इसको भी तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। अब ये महंगा ले रहा है तो ये 25 रुपये का बेचेगा, 25 का बेचेगा तो लोग कम खरीदेंगे क्योंकि महंगा हो गया है। ठीक है, तो ये कम खरीदेंगे तो ये कम खरीदेगा, समझ रहे हो? तो ये कम खरीदेगा तो कम पैदा करेगा। अगर इनपुट ही कम लेगा तो आउटपुट भी कम देगा, समझ गए? इजी समझते हैं। अब कोई चीज़ आप अपने घर में, मान लो आपके मम्मी पापा खाने के लिए लाते हैं, अब वो खाने की चीज़ महंगी हो गई तो आप कम कंज्यूम करोगे ना वो चीज़। मान लो पहले 2 पैकेट लाते थे, अब वो महंगी होगी तो 1 पैकेट लाओगे, ऐसे सारे लोग 1-1 पैकेट खाएंगे, तो वो इंडस्ट्री कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी ताकि उसके पास अनवांटेड स्टॉक ना रहे। अब वो इंडस्ट्री कम प्रोड्यूस करेगी तो उसका भी आउटपुट कम होगा, वो लोगों को निकालेगी कि हमें कम प्रोड्यूस करने के लिए 100 लोग थोड़ी चाहिए, हम तो 10 लोग में प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये करके इंडस्ट्रियल का जो आउटपुट था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, वो रुक गई। समझ रहे हो? इंडस्ट्री ग्रो कब करते, जब लोग 2 की बजाय 3 पैकेट पे जाएं, 4 पैकेट पे जाएं, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, लोग 2 की बजाय 1 पैकेट पे आ गए, तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रुक गई। ठीक है, अगला पॉइंट था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एमएल मूवमेंट। ये हम एक अलग टॉपिक बना रखा है मैंने एमएल मूवमेंट का। ये गलत पीडीएफ खुल गई, रुको मैं चेंज करता हूँ। ये सॉरी, वो गलत पीडीएफ ओपन हो गई थी। तो अब हम कहाँ पे थे? मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट पे थे ना, कहाँ गया ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मूवमेंट है, इसकी मैंने एक अलग से स्लाइड बना रखी है, आपको एक ही बारी में क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ गया? ये रहा। ये अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, 2 सेकेंड रुको बस। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आपको आई होप इकोनॉमिक कंटेक्स्ट समझ आ गया होगा, एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या था
इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट करीबी थी, यूएसए ने हमें सप्लाईज देना बंद कर दिया था, बांग्लादेश क्राइसिस, CRISIS, ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस। ये 4-5 ही लिख देना, बहुत है, मोर देन इनफ है, और जितने इनमें से याद आए उतने बेटर है, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट था गवर्नमेंट फ्रोज सैलरीज, गवर्नमेंट फ्रोज सैलरीज, ये मत भूल देना। सरकार ने अपने ही सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी रोक दी थी, तो उनके पास भी खाने पीने के पैसे नहीं थे, और जो गरीब इंसान है उसके पास तो वैसे ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो या फिर बिजनेस ओनर्स हो, तीनों लोग गवर्नमेंट से नाखुश थे। इससे हमें ये समझ आता है कौन कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं खुश थे, उनकी सैलरी रुक गई, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं खुश थे, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और बिजनेस ओनर्स क्यों नहीं खुश थे, क्योंकि उनकी आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस देश का एक एक इंसान गवर्नमेंट से खुश नहीं था। इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है, सॉरी। अब नेक्स्ट आता है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ वो पॉइंट अपनी नोटबुक में चांद तारे बना के कुछ भी करके लिख लो और अपने दिमाग में बिठा लो। इस पे CVT में नहीं तो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहला क्या, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले गुजरात और बिहार मूवमेंट में, गुजरात मूवमेंट हुआ था कब, जनवरी 1974 में। अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी आप इस वीडियो को मत देखना, इस स्लाइड्स को आगे से स्वाइप करके देख लेना, आपको एकदम क्लिक हो जाएगा सब, ठीक है। गुजरात और बिहार मूवमेंट में सबसे पहले गुजरात मूवमेंट हुआ था कब, जनवरी 1974 में। उसके बाद हुआ था बिहार मूवमेंट कब, मार्च 1974 में। ये घुमा के दे देगा कि पहले बिहार हुआ था फिर गुजरात हुआ था, या फिर बिहार 1973। डेट याद रखना, गुजरात वॉज इन जनवरी 1974, बिहार वॉज इन मार्च 1974, 2 महीने का गैप था, ठीक है। और गुजरात वाले में लीडर कौन थे, मोरारजी देसाई। बिहार वाले में लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसमें से और क्या याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। ये याद रखना कि ये जो बिहार मूवमेंट है इसका क्या था स्लोगन, संपूर्ण क्रांति अब हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा, ये भी याद रखना। और इंदिरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट बोले हैं मैंने आपको, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये तो रिपीट हो गया, सॉरी, 4, 5 पॉइंट याद रख लेना इस स्लाइड से प्लीज़। इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, ये किसने दिया था, DK बरुआ साहब ने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कब, 1974 में। मैं आपके साथ फिर एक बार रिपीट करता हूँ ताकि क्लिक को कम अगेन। जनवरी 1974 में गुजरात मूवमेंट, मार्च 1974 में बिहार मूवमेंट। गुजरात मूवमेंट को लीड किया था मोरारजी देसाई ने, बिहार मूवमेंट को लीड किया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। JP नारायण साहब ने बिहार प्रोटेस्ट, और मोरारजी देसाई ये तो बहुत ही कट्टर इंदिरा गांधी के अपोजिट में थे, इन्होंने लीड किया था गुजरात मूवमेंट, ठीक है। और बिहार मूवमेंट का स्लोगन क्या था, संपूर्ण क्रांति अब हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ठीक है। और इंदिरा इज़ इंडिया, इंदिरा इंडिया है और इंडिया इंदिरा है, ये दिया था DK बरुआ साहब ने, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1974 में। अब आज इनको समझते हैं, ये बिहार और गुजरात मूवमेंट थे क्या, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बार पढ़ लो। गुजरात मूवमेंट हुआ था, इन्फ्लेशन, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज़ ने ज्वाइन किया, मोरारजी देसाई ने कहा कि क्या डिमांड है, फ्रेश इलेक्शन हुए, कांग्रेस हार गए। बिहार में प्रोटेस्ट में क्या हुआ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन की वजह से प्रोटेस्ट था, नॉन वायलेंट रहना चाहिए था, बिहार ओनली तक नहीं रहना चाहिए, डिमांड किया डिसमिसल कांग्रेस गवर्नमेंट की मिशन मॉनसून फील्ड, ठीक है। मॉनसून की यहाँ भी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। टोटल रेवोल्यूशन, ये पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहले आता है हमारा कौन हुआ था, अब इस पे क्वेश्चन है कैसे लिखोगे गुजरात मूवमेंट, ये क्वेश्चन है मान लो, या कहीं पे आपको गुजरात मूवमेंट एक्सप्लेन करना। सबसे पहला डेट लिखना है इसकी, ठीक है। डेट कब थी, जनवरी 1974, ठीक है।
लीड किसने किया था? लीड किया था हमारे मोरारजी देसाई ने, ठीक है, देसाई, ज्वाइंड बाय अपोजिशन पार्टीज, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज ने भी ज्वाइन किया। ये पॉइंट लिखने ही लिखने हैं आपने। अब आ जो समझते हैं। अब कोई भी मूवमेंट होता है ना, उसकी एक डिमांड होती है। अभी मान लो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट था, इनकी भी एक डिमांड थी कि रेजिग्नेशन चाहिए। इस मूवमेंट की भी कोई डिमांड होगी। इस मूवमेंट की क्या डिमांड थी? बहुत ही सिंपल, जो भी हम देख के आए ऊपर, क्या डिमांड थी कि करप्शन हटाओ, इन्फ्लेशन को कम करो, और क्या था तीसरा भी था, करप्शन, इन्फ्लेशन एंड, बस दो ही थे, दोनों लिख दिए मैंने, और एक चलो रहने दो, ठीक है। ये दो इसके मेन डिमांड्स थी। क्या थी? पहली, करप्शन हटाओ, ठीक है। अब मान लो अगर आपको अपने काम कराने के लिए सरकारी नौकरों को पैसे देने पड़े तो फ़ायदा ही क्या हुआ गवर्नमेंट का, ऐसी जो अपने एम्प्लॉयज़ को न सीधा रखे। और दूसरा इन्फ्लेशन, मैं आपको बताया कि महंगाई, इकनॉमी ही हर चीज़, हर एक मूवमेंट की जड़ होती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट की डिमांड ये लिखनी है, डेट लिखनी है, लीड किसने किया ये लिखना है, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके री इलेक्शन करा दिया। और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कांग्रेस गवर्नमेंट लॉस्ट। आओ फिर समझते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। गुजरात मूवमेंट में जनवरी 1974 में लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने मोरारजी देसाई की लीडरशिप के अंडर आके एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अब ये प्रोटेस्ट कुछ महीनों तक चला और एट द एंड गवर्नमेंट ने री इलेक्शन करा दिए, ठीक है। इनकी डिमांड ये भी था कि री इलेक्शन चाहिए हमें, ये भी थर्ड, री इलेक्शन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसी प्रेशर के अंदर आके, कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी तो उन्होंने री इलेक्शन करा दी। री इलेक्शन का क्या नतीजा आया? कांग्रेस हार गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ से हट गई, ठीक है। फिर से लिखते हैं, जनवरी 1974 का मूवमेंट था, मोरारजी देसाई ने लीड किया, अपोजिशन पार्टीज का भी समर्थन मिला। डिमांड क्या थी? करप्शन हटाओ, इन्फ्लेशन कम करो और इलेक्शन दोबारा करो। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? प्रेशर में आके उन्होंने री इलेक्शन कराया। कॉन्सिक्वेंस क्या थी? गवर्नमेंट हार गई, ठीक है। ये हो गया गुजरात मूवमेंट। अब बिहार। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। चलो थोड़ा इसका चलो अब हमारे पास क्या है? गुजरात मूवमेंट समझ आ गया। अब हमारे पास है बिहार मूवमेंट। आओ, ये कब शुरू हुआ था? मैंने बताया था, सबसे पहले लिखना है डेट। डेट है हमारी इसकी मार्च 1974, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट के पास, इसको लीड किसने किया था? लीड किया था जेपी नारायण ने, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स क्या थी? इनकी डिमांड्स वही सेम, कुछ भी हो डिमांड, कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इकोनॉमिक कंडीशन और करप्शन से रिलेटेड तो प्रोटेस्ट होगा ही होगा। अन्ना मूवमेंट हो गया, गुजरात मूवमेंट हो गया, बिहार मूवमेंट हो गया, कहीं भी इस दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये 2 पॉइंट आपके यूनिवर्सली वैलिड हैं। इन 2 पॉइंट के ऊपर तो प्रोटेस्ट होता ही होता है। क्या? इन्फ्लेशन, करप्शन, ये 2 पॉइंट तो हम हर जगह चलते हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट थे इनके? एक पॉइंट इनका थोड़ा अलग था, इन्फ्लेशन। इन्होंने एक और पॉइंट जोड़ा कि हमें रोज़गार भी दो। बिहार में आपको पता है कि रोज़गार की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो हर किसी को थोड़ा बेसिक होता है कि वो भी डाल देंगे।
अनएम्प्लॉयमेंट हरानी है। अब जेपी नारायण साहब ने ना उस टाइम तक एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, तो जब इनके पास ये बच्चे गए या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स गए, इन्होंने 2 डिमांड रखी। वो डिमांड याद रखना, जेपी नारायण डिमांड टू जॉइन द प्रोटेस्ट। ठीक है, पहली डिमांड क्या थी कि ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट रहेगा। ये गांधी जी को बहुत मानते थे, तो उनसे उन्होंने ये चीज़ सीखी कि प्रोटेस्ट हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए। दूसरा, ये प्रोटेस्ट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इंडिया में इस प्रोटेस्ट को हम फैलाएंगे। ठीक है, क्या डिमांड रखी जेपी नारायण साहब ने, क्योंकि वो उस टाइम तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे, उनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई थी, या नहीं 60s के आसपास से, तो उन्होंने सोचा था कि अब पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। मगर उनको लगा कि इनकी लीडरशिप के अंडर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो सकता है। बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा चलो 1-2 शर्तों पे आऊँगा। पहला, ये प्रोटेस्ट में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, नॉन वायलेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा, ये प्रोटेस्ट हम बिहार लिमिटेड नहीं रखेंगे, इसको पूरे देश दुनिया में, पूरे इंडिया में इस प्रोटेस्ट को फैलाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? एक और भी डिमांड थी कि ये भी कांग्रेस रूल स्टेट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा दो, कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा दो। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या था? नहीं हटेंगे वी वॉन्ट विड्रॉ। ठीक है, हम री इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। क्या हुआ? ये प्रोटेस्ट को ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट नोट पे ख़त्म करना पड़ा। ये प्रोटेस्ट का कुछ मेजर सॉल्यूशन नहीं आया। गुजरात और बिहार मूवमेंट में क्या फ़र्क है? गुजरात मूवमेंट में कांग्रेस सरकार ने प्रेशर में आके री इलेक्शन कराया, बिहार मूवमेंट में कांग्रेस की सरकार ने री इलेक्शन नहीं कराया, और ये प्रोटेस्ट इतना ही इनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, समझ आ गया? एक बार मैं फिर आपको गो थ्रू करा देता हूँ, ये पॉइंट रह गए, इसको यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से मेरी CUET में आया था क्वेश्चन। टोटल रेवोल्यूशन दिया किसने था? ये दिया था जेपी नारायण साहब ने, ये बिहार मूवमेंट में। इसका क्या मतलब है? रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? बदलाव, एकदम अचानक से फास्ट बदलाव। तो टोटल रेवोल्यूशन, हमें पूरा बदलाव, फास्ट बदलाव चाहिए। किस किस फील्ड में? ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमी हमारी जैसे उस टाइम पे बहुत तंग हालात में थी। सोशल फील्ड में हमें रेवोल्यूशन चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हट जाए। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चाहिए कि जो पावर ये इंदिरा गांधी और ये बाकी लोग अपने हाथ में दबा के बैठे हैं, इसमें बदलाव आना चाहिए। लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, कोई जो लोगों की बात सुने और जैसे इनकी बात इग्नोर करी वैसे बात इग्नोर ना करे। ठीक है, ये रेवोल्यूशन आके क्या साबित होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी है। ठीक है, इनसे क्या आएगा? ट्रू डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र। ठीक है, फिर से समझते हैं। टोटल रेवोल्यूशन दिया किसने था? टोटल रेवोल्यूशन दिया था जेपी नारायण ने। किस किस जगह पे रेवोल्यूशन होगा? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। सोशली क्यों रेवोल्यूशन चाहिए? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है। इकोनॉमिकली रेवोल्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है और दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों ने सारी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। गवर्नमेंट ने बिहार में रिज़ाइन नहीं किया, और रेलवे एम्प्लॉयज़ ने इतने में ही, जब इनका रेवोल्यूशन चल रहा था, बिहार मूवमेंट चल रहा था, इतने में रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने भी अपनी स्ट्राइक दे दी। वो भी हम आगे देखेंगे। और मार्च 1975, कब ये शुरू कब हुआ था? मार्च 1974, 1 साल बाद, प्रोटेस्ट करते करते 1 साल हो गया, तब जेपी साहब ने कहा कि बिहार मूवमेंट अब बिहार तक नहीं रहेगा, लेट्स मार्च टू दी पार्लियामेंट जो कि न्यू दिल्ली में, चलो वहाँ तक अब मार्च करें। ठीक है, और इस मूवमेंट को ये याद रखना कि मार्च टू द पार्लियामेंट लेड बाय जेपी नारायण कब थी? मार्च 1975। 1974 तो याद होगा आपको बिहार मूवमेंट से, जस्ट उसके 1 साल बाद, ऐसे याद कर लेना। मार्च 1974 में इन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया, 1 साल बाद मार्च 1975 में मार्च की, 1 साल हो गया। ठीक है, और इस मूवमेंट को किस किस ने सपोर्ट किया अपोजिशन पार्टी में?
भारतीय जनसंघ यानी बीजेपी आज की, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और बाकियों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब जेपी नारायण को ये सब पार्टी, कौन, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, एज एन ऑल्टरनेटिव देखने लग गई थी कि जेपी नारायण साहब इंदिरा गांधी के ऑल्टरनेटिव हैं, इतने अच्छे लीडर हैं, इतने पॉपुलर लीडर हैं, तो क्या इनको हम इंदिरा गांधी की जगह पे ला सकते हैं, क्या हम इलेक्शन जीत के इनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ऐसे कई लोगों को दिखने लगा। मगर जेपी नारायण साहब की भी अलग थोड़े क्रिटिसिज्म होते थे, वो भी हम देखते हैं। हाँ, ये तो हमने देख लिया। हाउएवर क्रिटिसिज्म, अब उनके क्रिटिसिज्म क्या थे कि बहुत ये गुजरात और बिहार मूवमेंट को एंटी इंदिरा गांधी देखा गया। अब आपने देखा हो मूवमेंट का नाम क्या है, गुजरात मूवमेंट, मूवमेंट का नाम क्या है, बिहार मूवमेंट। अब गुजरात मूवमेंट में उनका प्रोटेस्ट होना किसके अगेंस्ट चाहिए था, गुजरात गवर्नमेंट के। बिहार मूवमेंट में उनका मूवमेंट होना किसके अगेंस्ट चाहिए था, बिहार गवर्नमेंट के। मगर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अपोजिशन हो किसका रहा है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का। तो लोगों को लगा कि ये थोड़े एंटी इंदिरा गांधी है एज कम्पेयर टू एंटी स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ लोगों ने ये चीज़ पॉइंट करी, ठीक है। और ये चीज़ करना, ये मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे स्लाइड बड़ी हो जाती। जेपी नारायण साहब के बारे में जो भी दे रखे हैं इनके बॉक्स में, वो रीड करना। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो लाएंगे, तब तक आप इसको रीड कर लो, ठीक है। और ये भी यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा। जेपी नारायण साहब ने रामलीला ग्राउंड वाला कहाँ गया, नक्सलाइट मूवमेंट, रेलवे स्ट्राइक, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, शायद नहीं लिखा या फिर आगे लिखा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। जेपी नारायण साहब ने जब ये मूवमेंट किया था तो उसी टाइम ये भी हुआ था, पुलिस और मिलिट्री को अपील की गई थी कि आप अनएथिकल और इमोरल ऑर्डर्स का पालन मत करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला हो गया ना, गुजरात हो गया और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट हो गया, यस। कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बता देना, मैं अगली बार इसे थोड़ा और स्लो या फिर और डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर दूँगा। कुछ भी क्रिटिसिज्म या फिर कुछ भी चीज़ हो, फील फ्री टू कमेंट, ओके। नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इकोनॉमिक कंटेक्स्ट समझ आता है कि लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, और मूवमेंट समझ आ रहा है कि लोगों इन्फ्लेशन से खुश नहीं थे, करप्शन से खुश नहीं थे, तो ये गुजरात और बिहार मूवमेंट आया। मेरे दिमाग में जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया सबसे पहले क्वेश्चन 12th में कि नक्सलाइट मूवमेंट का और इमरजेंसी का क्या लेना देना, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, चलो करते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट और इमरजेंसी का क्या लेना देना, तो एक बार ही अपना दिमाग इस बुक से हटा के सब छोड़ो। एक इमरजेंसी किसी गवर्नमेंट को क्यों लगानी पड़ती है कि जब उसके देश के लोग उसके बिल्कुल ही गवर्नमेंट, मतलब इस कंटेक्स्ट में तो इसलिए लगाई गई कि हमारे देश का एक एक लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया। सबसे पहले प्राइवेट एम्प्लॉयज़, क्यों, महंगाई हो गई। अब मान लो आपके मम्मी पापा प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, महंगाई होगी तो आपको दिक्कत तो होगी, आएगी ना। अब मान लो गैसेस के प्राइस बढ़े थे पीछे क्राइसिस की वजह से, तो दिक्कत तो आई थी ना, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे गवर्नमेंट से, मगर गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ने नहीं दिए, कई जगहों पे बढ़ गई, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो भी खुश नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनकी सैलरी रुकी हुई थी। बिजनेस ऑनर्स वो खुश नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनका आउटपुट कम हो गया था। अब बचा कौन, बचे ये आम फार्मर्स, ठीक है, फार्मर वगैरह, ये भी खुश नहीं थे। इसलिए नक्सलाइट मूवमेंट को यहाँ डाला गया, दिखाने के लिए कि कैसे हर एक सेगमेंट ऑफ दिस कंट्री वॉज अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। अब ये इसलिए नक्सलाइट मूवमेंट का जो पॉइंट है वो इसके अंडर आता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब ये शुरू कहाँ से हुआ था नक्सलाइट मूवमेंट, ये याद रखना, 1967 में नक्सलबारी पुलिस स्टेशन है दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल में। नक्सलाइट से नक्सलबारी तो याद रहेगा, नक्सलबारी है कहाँ पे, दार्जिलिंग हिल्स, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 1967 में CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट,
अब ये चीज़ आप बताना, CPI-M और CPI में कौन USSR को सपोर्ट करता था और कौन चाइना को सपोर्ट करता था, ठीक है। CPI-M के कुछ लोकल कैडर्स ने मिलके हाँ अपराइजिंग करी, कहाँ पे, नक्सलबारी एरिया में, ठीक है। मतलब वो एक साथ जुड़े और उन्होंने मतलब एज एन फाइट ऑर्गेनाइज करी, कहाँ पे, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसी समझते हैं ये नक्सलाइट मूवमेंट होता क्या, पहले वो समझते हैं। ये इनकी विचारधारा क्या होती है। अब तो हमारे देश में अलग हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्कोर कैसे करना है अगर ये क्वेश्चन आए तो। पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मान लो आप या फिर जो ये लोग होते हैं वो मानते हैं कि हमारी एक तो डेमोक्रेसी शैम है, ये डेमोक्रेसी में नहीं मानते। इनको लगता है कि डेमोक्रेसी दी गई है या फिर डेमोक्रेसी रूल है अमीर लोगों का अमीर बने रहने के लिए, ठीक है। वो दिखाते हैं कि ये रूल सारे लोगों का है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, मगर ये रूल अमीर अमीर रहने के लिए करता है, ठीक है। इनको ये लगता है। तो ये क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करते जैसे गुजरात और बिहार मूवमेंट में। इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, ये रेवोल्यूशन में बिलीव रखते हैं। इन ये मानते हैं कि अगर ये गरीब लोग जो हैं, जो ये भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, ये एक साथ आएंगे और ये हथियार लेके आएंगे और ये अमीर जो ये लैंड ओनर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको अगर मार डालेंगे तो गवर्नमेंट किन की आएगी, इन गरीबों के लिए आएगी। उस गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होगा कि वो गरीबों की गवर्नमेंट होगी, गरीबों के लिए गवर्नमेंट होगी। उस गवर्नमेंट में सब बराबर होंगे, ठीक है। उस गवर्नमेंट में अमीर अमीर नहीं रहेगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा। इनकी विचारधारा ये है, समझ गए क्या विचारधारा है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बिलीव करते हैं रेवोल्यूशन लाने में, आर्म्ड रेवोल्यूशन लाने में, जिसकी वजह से ये सारे अमीर लोगों को मार दे और जितनी भी प्रॉपर्टी बचेगी वो सारे गरीब लोगों में बांट दें, ठीक है। ये इनकी विचारधारा है। अब ये 1967 में कहाँ से शुरू हुआ, नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ, जो दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में है। लीडरशिप किसकी थी, लोकल कैडर्स ऑफ CPI-M की। 1969 में CPI-M से ये अलग हो गए लोग, ठीक है। और इन्होंने क्या फॉर्म किया, CPI-ML। इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है। लीडर कौन था इनका, चारू मजूमदार। ये क्वेश्चन था हमारा CUT में कि चारू मजूमदार मतलब ऐसे मैच द फॉलोइंग 4 लीडर्स और उनकी पार्टी। तो चारू मजूमदार वॉज लिंक्ड टू नक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। इनका क्या मानना, मैंने आपको बता दिया कि डेमोक्रेसी शैम है, धोखा है। और ये गुरिल्ला वॉरफेयर में, गुरिल्ला वॉरफेयर पता है कि छुप छुप के लड़ना, जंगल वॉरफेयर एकदम मतलब सामने सामने जैसे आर्मी लड़ती है ना, वैसा नहीं, जंगल में से कहीं से हमला करना वगैरह वगैरह करके। मानते क्या है कि जो भी लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए गरीबों में। अमीर लोगों ने इनका हक मार रखा है, इनको ये लगता है। अब सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक CPI-ML, एक लेनिनिस्ट है जिन्होंने बनाई CPI-ML। अब इसका ही एक सब फैक्शन है CPI-ML लिबरेशन, ये अलग है इनसे, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। CPI-ML वाले क्या मानते हैं कि डेमोक्रेसी धोखा है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे आर्म्ड रेवोल्यूशन में। इसी का ही एक फ्रैक्शन है, इन्हीं से एक जुड़े लोग हैं CPI-ML, वो भी ML है मगर इनका L लेनिनिस्ट नहीं है, इनका N है लिबरेशन। वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना ये एक्सेप्शन टाइप चीज़ें ना पूछ ली जाती हैं। अब एट प्रेजेंट ये जब बुक लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंग 75 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स में अफेक्ट है नक्सलाइट वायलेंस। मैं आपको बताता हूँ 2010 में CRPF की एक बस जा रही थी, उसमें नक्सलाइट ने वो बस की उड़ा दी। उसमें 100 के करीब CRPF के पर्सनल थे, या 2 बस उड़ा दी, ठीक है। ये नंबर थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, उतने वो मारे गए। उसके बाद गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हुआ था इनके ऊपर बहुत तकड़ा। कंडीशंस जिनकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट आता है। अब आप समझ गए कि नक्सलाइट मूवमेंट को लीड कौन करता है, गरीब लोग। तो गरीब लोग ही होंगे इसको लीड, मतलब कि जो इसके अंदर होंगे। फोर्स लेबर, अब जिस इंसान को ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है वो तो अपने लैंड ऑनर के अगेंस्ट जाएगा ही, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, ये जो मनी लैंडर्स करते हैं, उनको बेसिक राइट नहीं दिए जाते, इनकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नक्सलाइट मूवमेंट के अगेंस्ट, इनको कंट्रोल करने के लिए। और नक्सलाइट वर्सेस आर्मी, आर्मी वर्सेस नक्सलाइट के जो ये जो जंग होती है ना, इसमें कई लोग मारे जाते हैं, ठीक है। मगर ये चीज़ वापस चारू मजूमदार के बारे में लिखने के लिए स्पेस नहीं बची, तो आप बुक से पढ़ लेना। ये चीज़ लिखोगे तो आपको इस पॉइंट में कोई नंबर नहीं काट सकता,
कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता अगर आप ये लिखोगे। दिस शोज़ कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है। इसमें क्या लिखा था कि 75 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स में अफेक्टेड थे। एट प्रेजेंट 31 मार्च 2026 को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि हम इंडिया नक्सल फ्री हो गया। आज की डेट में इंडिया नक्सल फ्री हो गया है। ये टारगेट सेट किया था 24 में, अचीव कर लिया हमने। 31 मार्च 2026 में ये पॉइंट प्लीज़ लिख के आना, हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको इस पॉइंट में या फिर इस आंसर में कोई नंबर नहीं काट सकता, इसको अंडरलाइन कर देना। 31 मार्च 2026 को भारत नक्सल फ्री हो गया, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहीं एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, अभी हमने कहाँ देखा था रेलवे स्ट्राइक किसके साथ आई थी? रेलवे स्ट्राइक आई थी बिहार मूवमेंट के साथ। जब, चलो पेन फिर बदल लेते हैं, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट कलर, ठीक है, इसको लेते हैं। व्हेन मूवमेंट was going on in बिहार, जब बिहार में मूवमेंट चल रहा था तो रेलवे स्ट्राइक भी उसी टाइम हो गई। अब आप समझ रहे हो, एक तरफ गुजरात में मूवमेंट चल रहा है, एक तरफ नक्सलाइट हो रहे हैं, एक तरफ बिहार में मूवमेंट चल रहा है। रेलवे के जो कर्मचारी उन्होंने स्ट्राइक दे दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, बिजनेस ओनर्स खुश नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, जुडिशरी के साथ लड़ाई हो रही है। एक गवर्नमेंट को कितनी तरफ से अपोजिशन मिल सकता है? इस गवर्नमेंट को सारी तरफ से मिल गया, ठीक है। अब बहुत ही फनी बात है कि एक एक इंसान इनकी गवर्नमेंट से खुश नहीं था उस टाइम पे। तो अब 1974 में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल, वापस कम अगेन, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल, इसके लीडर कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने कॉल दिया कि हम नेशन वाइड, ये जितने भी स्ट्राइक हो रहे हैं ना, इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये नहीं चाहते कि ये जो इनका प्रोटेस्ट है वो एक सेंटर में रहे, ये चाहते हैं कि इनका प्रोटेस्ट पूरे देश में रहे। बीट बिहार मूवमेंट, बीट रेलवे स्ट्राइक, गुजरात मूवमेंट, ठीक है, ये क्या शो करते हैं कि पार्लियामेंट तक मार्च करके कि हम बिहार तक लिमिटेड नहीं है, हमारे साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो इन्होंने कहा कि हम नेशन वाइड पूरे देश में हम हमारे जितने भी रेलवे मैन हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, हम काम नहीं करेंगे, हमारी स्ट्राइक है। डिमांड वही बोनस और सर्विस कंडीशन कि हमें पैसा दो, अच्छा पैसा दो, इतना काम कर रहे कम पैसा दे रहे हो, और हमारी सर्विस कंडीशन इंप्रूव करो। बहुत ही मुश्किल होती है हमें इन सर्विस कंडीशंस में काम करने की, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिर से इनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी। लाइक बिहार मूवमेंट, देयर डिमांड वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड, और इसी वजह से इन्होंने मई 1974 में, अब टाइमलाइन जोड़ते जाते हैं, जनवरी में किसका मूवमेंट हुआ, मार्च में किसका मूवमेंट हुआ, मई में किसका मूवमेंट हुआ, मार्च 1975 में किसका क्या हुआ। जनवरी में गुजरात मूवमेंट, मार्च में पूरा लिख देते हैं, मार्च में बिहार, ठीक है। मई में किसका मूवमेंट हुआ था? रेलवे मैन का। मार्च 1975 में मार्च टू पार्लियामेंट। ऐसे अपने दिमाग में टाइमलाइन बना लिया करो, ठीक है, मार्च टू दी पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी और गवर्नमेंट ने ये स्ट्राइक को गैर कानूनी ठहरा दिया, जिसकी वजह से टेरिटोरियल आर्मी, हमारे देश में टेरिटोरियल आर्मी भी होती है, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी ने रेलवे के ट्रैक को बचाने के लिए, क्योंकि रेलवे हमारे देश की वेन्स है, ये पूरे देश में फैली हुई है, अगर ये वेन्स रुक जाए ना तो कोई भी बॉडी डेड हो जाएगी। तो रेलवे ने इसी रेलवे लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी को भेजा कि जाओ इनको वहाँ से हटाओ, इलीगल है इनकी स्ट्राइक, और इनको वहाँ से भगा डालो और इन रेलवे ट्रैक को खाली कराओ। स्ट्राइक को बेचारों को 20 दिन में ही बिना किसी सेटलमेंट के विड्रॉ करना पड़ा, समझ गए। रेलवे स्ट्राइक लिखोगे तो क्या लिखना, किसके अंडर ऑर्गेनाइज हुई थी? इसके अंडर ऑर्गेनाइज हुई थी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल। लीडर कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। डिमांड क्या थी? ये थी। कब स्ट्राइक हुई? मई 1974 में। गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? ये, और कॉन्सिक्वेंस था ये 5 चीज़ें किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लिख दोगे, मैं कहता हूँ कोई आपका नंबर ही नहीं काट सकता। बस एक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, बस आखिरी पॉइंट है ये, फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
सेकंड पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट हमारा कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ठीक है, आओ एक ही है ना ये, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, ब्लैक ही कर देता। अभी मैंने आपको कहा था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में तनाव चल रहा था। किन चीज़ों को, तीन चीज़ों को लेके तनाव था, ठीक है। मतलब कैसे होता है ना कि मान लो चलो ठीक है, आप डिसएग्री कर रहे हो, एक बारी, दो बारी डिसएग्री, तीन बारी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में भी डिसएग्री करता है ना, तो आपको लगने लग जाता है कि इंसान मेरे अगेंस्ट है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हुई। गवर्नमेंट ने तीन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब तीन चीज़ों पे लेके लड़ाई हुई इनकी। पहला, क्या पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स ले सकता है? सरकार ने कहा हाँ ले सकता है, कि मतलब हम अगर आपको गरीबों के लिए कुछ काम करने के लिए अमीरों के या फिर लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट ले हैं, मतलब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम फंडामेंटल राइट था, अगर हम मान लो ले भी रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी किसी का, तो क्या दिक्कत है, गरीबों का तो भला हो रहा है। मगर जुडिशरी ने कहा नहीं, गरीब हो अमीर हो हर कोई इस देश का सिटीजन है, किसी का आप फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, कैन पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी, वही इसी चीज़ का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या पार्लियामेंट किसी की भी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ले सकती है? गवर्नमेंट ने कहा ले सकती है, जुडिशरी ने कहा नहीं ले सकती। थर्ड है, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं ये एनफोर्सेबल हैं शुरू से ही, और डीपीएसपी जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अब जो चीज़ इन्फोर्सेबल है आप उसको हटा के उस चीज़ को इन्फोर्स करना चाहते हो जो इन्फोर्सेबल ही, मतलब समझ, मैं आपको इजी समझाता हूँ। अगर मान लो कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, मान लो किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपको, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, एनफोर्सेबल राइट है। मगर किसी ने डीपीएसपी का वायलेशन कर दिया, ठीक है, जैसे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 50 तक डीपीएसपी है, अगर किसी ने वो वायलेट कर दिया तो आप उसके लिए गवर्नमेंट के पास, सॉरी जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। तो जो चीज़ एनफोर्सेबल है आप उसको हटा के इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो जो एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो जुडिशरी ने कहा पॉसिबल नहीं है, ये तो हम नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी से। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं, ये बेसिक हैं, डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कहती है कि हम डीपीएसपी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि डीपीएसपी में कुछ ऐसी चीज़ें जो पुअर पीपल हैं। मगर जुडिशरी ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी चीज़ मना कर दिया। पहला, फंडामेंटल राइट्स भी आपको हटाने नहीं देंगे, चेंज नहीं करने देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं चेंज करने देंगे, और फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे डीपीएसपी के फेवर में। इन्हीं चीज़ों की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने जुडिशरी को कंजर्वेटिव कहा। कंजर्वेटिव इज जो गरीब लोगों को, मतलब जो चाहता है कि अमीर अमीर बना रहे, गरीब गरीब बना रहे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को कंजर्वेटिव कहना शुरू कर दिया कि आप अमीरों के फेवर में काम करते हो, आप गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहते, हमारे अच्छे अच्छे सारी चीज़ों को आप बारी बारी स्ट्रक डाउन कर देते हो। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब फाइनल ब्लो होता है ना, इसका आया केशवानंदा भारती केस में, ये चीज़ मेंशन ज़रूर कर देना। इसके अंदर 1972 के अंदर केशवानंदा भारती जहाँ भी जगह को रहते थे उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, मतलब यही कि गवर्नमेंट जैसे प्रॉपर्टी लेके रीडिस्ट्रीब्यूट करी थी ना, तो केशवानंदा भारती जी का वो जो प्रॉपर्टी थी वो शायद कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी थी जहाँ तक को याद है, वो लेके रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो गई। तो ये चले गए वहाँ पे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतने में ही गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया इसी की चीज़ में कि हम कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या फिर ऐसे करके। तो ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी ओपन आ गया कि जो भी जुडिशरी कर रही है एग्जीक्यूटिव उसका उल्टा कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो भी कर रही है जुडिशरी उसका उल्टा कर रही है। तो ये केशवानंदा भारती केस में जजमेंट ये दी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, ये बेसिक फीचर के अंदर धीरे धीरे करके पॉइंट ऐड होते गए, ठीक है।
आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। ठीक है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी कि अच्छा तुम हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस चीज़ का भुगतान, अब केशवानंदा भारती केस आउट एंड आउट गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। इसी समझाता हूँ, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट हमारी कुछ बेसिक फीचर, मतलब कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट हो गए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते कुछ भी करके। तो ये गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और उसी टाइम पे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली हो गई 1973 के अंदर। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, अभी प्रैक्टिस क्या थी, जो सबसे सीनियर जज था, सीनियर मोस्ट जज ऑफ जो सबसे सीनियर जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो CJI बनता था। मगर जो सीनियर के 3 जज थे ना, जो 1, 2, 3, इन 3 जजेस ने किसी ना किसी केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा इन तीनों को तो मैं नहीं बनाऊंगी, इंदिरा गांधी ने कहा इन तीनों को तो CJI नहीं बनने दूंगी, तो इंदिरा गांधी ने 3 जजेस को बाईपास करके 4th जज को बनाया CJI। क्यों? और उस 4th जज का नाम क्या था? AN रे। याद रखना, 1, 2, 3 को बाईपास करके सीधा 4th को CJI बनाया, AN रे को। और ये जो ऊपर के 3 जजेस थे, इन्होंने उसी टाइम रेजिग्नेशन दे दिया कि हम रहेंगे ही नहीं CJI। क्यों? बिल्कुल सही बात है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आप उसको वायलेट करके फेवरेटिज्म करोगे तो ऊपर वाले जो लोग हैं वो तो रिज़ाइन करेंगे। ऊपर के 3 लोगों ने, ऊपर के 3 जजेस ने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, ऑल 3 जजेस वर सुपरसीडेड, हैड गिवन जजमेंट्स अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। फ्रेश इलेक्शंस इन जून 1975, कांग्रेस वाज डिफीटेड एज पर लिया, कमिटेड जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी द क्लाइमैक्स। हाँ ठीक है, अब इस चीज़ का जो क्लाइमैक्स था वो, मतलब इस चीज़ का जो फाइनल ब्लो था ना, ठीक है, केशवानंदा भारती केस में इन्होंने जजेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि आप नहीं कर सकते चेंज कुछ बेसिक चीज़ें। इसका क्लाइमैक्स हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि इंदिरा गांधी बिल्कुल फेयर तरीके से MP नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। ठीक है, तो बस इतना ही था। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में कि क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। एक बारी मैं आपको फिर इस पेज में एक बार समझा देता हूँ। अब मान लो इमरजेंसी पे क्वेश्चन आ गया कॉजेज़ पे, जो भी हमने पढ़ा। एक्सप्लेन क्या करोगे? बैकग्राउंड एक्सप्लेन करोगे। बैकग्राउंड में क्या क्या लिखोगे? इमेज ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स होने लग गई थी पार्टी पॉलिटिक्स होने लग गई थी। इमेज उनकी थोड़ी मतलब इमेज क्या, पर्सनलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब आजो 4 उनके ऊपर, ठीक है। पहला था हमारा इकोनॉमिक, दूसरा था हमारा गुजरात एंड बिहार, तीसरा था हमारा नक्सलाइट, चौथा था हमारा रेलवे स्ट्राइक, पांचवा था हमारा, बताओ पांचवा क्या है? वर्सेस एग्जीक्यूटिव। इससे कौन नाराज हुआ? प्राइवेट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बिजनेस ओनर्स, ये गए। इनसे क्या हुआ? पूरे देश के लोग वो हो गए, एकजुट हो गए, ठीक है। मार्च टू पार्लियामेंट याद रखना है इसके अंदर। नक्सलाइट मूवमेंट में एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो नाराज हो गए। रेलवे स्ट्राइक में रेलवे एम्प्लॉयज़ नाराज हो गए, ठीक है। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी नाराज हो गए। ये सारे पॉइंट्स थे और इसका क्लाइमैक्स क्या हुआ? इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्शन ऑफ, थोड़ी राइटिंग के लिए सॉरी, फास्ट लिखना पड़ता है, इंदिरा गांधी इनवैलिड, ठीक है। और एक चीज़ लिखना नक्सलाइट के अंदर प्लीज़
कि मार्च 19, यहाँ लिख देता हूँ, मार्च 2026 इंडिया इज नक्सल फ्री। वो भी जरूर लिखना, 75 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स में अर्लियर, अर्लियर करके लिख देना, अर्लियर। ठीक है, तब तक हो गया। सो थैंक यू।